नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अजीता सिंह। आज मैं आपको समझाऊंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब रोजगार कौशल, क्लास 9th फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हिंदी में इसको हम कहते हैं संचार कौशल। संचार कौशल का छोटा सा एक परिचय बताऊंगी, आगे समझाऊंगी संचार का महत्व, यह क्यों आवश्यक है, संचार को प्रभावित करने वाले कारक और एक प्रभावी संचार। आइए सबसे पहले हम समझते हैं संचार क्या है। संचार कौशल वे कौशल कहलाते हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इन्हें बोलने और लिखने की आवश्यकता होती है, ये संचार कौशल कहलाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सही तरीके से उचित शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले को अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से, अपने जो भी उसको सामने वाले को साझा करना है किसी भी टॉपिक पे, अच्छी तरीके से बोलने में कुशल हो, सुनने में कुशल हो, पढ़ने में कुशल हो और वो अपनी बात को सामने वाले को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सके। यह एक अच्छा प्रवक्ता कहलाता है जो उससे आई कांटेक्ट बना के रखे, आंखों के संपर्क के द्वारा, और अपनी बातों को उसको एक्सप्लेन कर सके। ये संचार कौशल का सबसे अच्छा गुण होता है। इसमें हम प्रभावी शब्दों का प्रयोग, परंतु ये सरल होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि सामने वाले को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए उसको समझने में और उसके अनुसार कार्य करने में। यह एक कुशल और प्रभावी संचार प्रवक्ता की निशानी है। नेक्स्ट बताऊंगी इसमें अब कि संचार क्यों आवश्यक है। ठीक है, संचार का परिचय क्यों आवश्यक है। और ये संचार संभवतः हमने अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के साथ बातें करते हुए सुना है, और इसमें ये आवश्यक होता है कि हम अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकें। जैसे सामने वाला अगर हिंदी समझने में उसको आसानी है तो हम हिंदी शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का, ज़्यादा टफ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्डों का यूज़ नहीं करेंगे। सरल और सुलझे हुए शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले को अपनी बातों से कम्युनिकेट करेंगे, उसको समझाएंगे कि वो हमारी बात को समझ सके। और अगर कोई इंग्लिश जानता है तो हम इंग्लिश बोलकर उसको इजी वर्डों के साथ समझाएंगे कि हम अब क्या उससे बोलना चाह रहे हैं। संचार एक लैटिन भाषा के शब्द से कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या समूह के बीच अपने सामान्य तरीके से अपनी सूचनाओं को, भावनाओं को आदान प्रदान करना और व्यक्त करना संचार कहलाता है। संचार का महत्व। अब संचार का महत्व इसमें क्या क्या है।
सामने वाले को, जैसे कि स्पष्ट संचार का महत्व यानी उसकी विशेषता कि क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस। स्पष्ट रूप से संचार करने और अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करने की योग्यता रखना संचार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम किसी व्यक्ति को कोई सूचना, किसी प्रकार का संदेश देना चाहते हैं तो वह हमें अच्छे तरीके से देना आना चाहिए। जैसे अब उदाहरण के लिए आप मान के चलिए, रेलवे इंक्वायरी सभी कॉल करते हैं। आजकल खैर ये और इजी हो गया है कि हम ट्रेन का स्टेटस फ़ोन के ही थ्रू आसानी से पता कर लेते हैं। बट अगर किसी, जैसे हमें पता करना है, जैसे किसी को नहीं आता इतना चलाना, फ़ोन में नहीं मालूम, उसको जानकारी नहीं मालूम, तो वो रेलवे इंक्वायरी कॉल करेगा और सामने वाले से स्टेटस पूछेगा कि ये वाला फलाना ट्रेन का क्या है, कहाँ है, कब तक यहाँ पे आएगी, कितना लेट है। ये शायद सभी को मालूम है, जनरली सभी यूज़ करते हैं ये। अगर जो वहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस में बैठा है, ठीक है, फ़ोन रिसीव करके अगर वो आपसे फालतू कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, है ना, या जो आपको जिस ट्रेन के बारे में प्रॉपर आपको बताना है उसको, तो पहले तो आपको भी उस ट्रेन का नंबर, नाम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एकदम सही पता होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले को बता सको कि मुझे फलाने ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए। तो उसको भी पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर वो गोल गोल घुमा के आपको ट्रेन के बारे में कुछ बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए ये आपका है कि बोलने का गुण होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रॉपर आप उसको पूरी सही जानकारियों के द्वारा व्यक्त करेंगे कि आपको किस ट्रेन के बारे में पता करना है, और सामने वाले को भी सुनने, श्रवण की योग्यता, जैसा कि मैंने आपको समझाया, श्रवण की योग्यता भी उसमें होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपकी बात को समझ सके, सुन सके और सही आंसर आपको, सही स्थिति ट्रेन की बता सके। आपके लिए भी इजी है और उसके लिए भी इजी रहेगा, आप एक्सप्लेन करने में अगर एक्सपर्ट हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से संचार कौशल की आवश्यकता क्यों होती है? सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। यदि आपको किसी अपने मित्र को यह बताना है कि परीक्षा की समय तालिका, मतलब टाइम टेबल, परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, तो उससे बातचीत करके आप इन्फॉर्म करके बताएंगे। फ़ोन से भी कर सकते हैं, मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको इस बारे में बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? प्रभाव डालना। आप किसी व्यक्ति के समक्ष महत्वपूर्ण तरीके से उसको प्रभावित करके उसकी सोच अपने प्रति बदल सकते हैं, प्रभाव डालकर, है ना। जैसे यदि मान लो किसी दुकानदार के पास हम गए, मोल भाव कर रहे हैं सामान का, कपड़े का या कुछ भी सामान जो भी हम ले रहे हैं, बोला ये आप कपड़ा लीजिए, 100 रुपये में आपको इतना मीटर ऐसा है और ये एकदम उत्तम क्वालिटी का कपड़ा है, ठीक है, या कुछ भी सामान है, कुछ भी समझ लो आप। तो अब वो इतना प्रभाव डालेगा, इतना इम्प्रेस करेगा कि आप 100 रुपये में ही लेने तैयार हो जाएं, ठीक है। होता है ऐसा, हम सामने वाले की बातों से कन्वेंस हो जाते हैं कि वो इतनी प्रभावशील, इतनी अच्छी बातें करता है उसके बारे में, इतने अच्छे से हमें इम्प्रेस कर लेता है कि हम 100 रुपये में भी हंस के उसको लेने तैयार हो जाते हैं। ये एक अच्छी कला कहलाई कि उसने आपको प्रभावित किया और आपने उसकी बात मान ली, कन्वेंस हो गए, 100 रुपये में लेके वो खुश किए, मतलब मैंने सामने वाले को प्रभावित किया। जैसे जानकारी, जैसे क्या, और भावनाओं को व्यक्त करना। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके बारे में अच्छे से सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जिस सामने वाले को हमारे बारे में और हमें उनके बारे में पता होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे अगर परीक्षा का परिणाम अच्छा आया है तो हम उनको कैसे बताएंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करेंगे? कॉल करेंगे उसको, अपनी खुशी, मतलब खुशी आवाज़ में ही हमारी इतनी खुशी है कि सामने वाला वैसे ही समझ जाएगा कि हाँ क्या गुड न्यूज़ दे रहे हो भाई, तो हम बोलेंगे अरे मैं फर्स्ट आया हूँ। और अगर हम सैड हैं तो दुखी होकर बोलेंगे कि यार
रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ये हमने क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अब भावना को व्यक्त करने का और भी अच्छा तरीका होता है, अच्छे काम अगर कोई करता है तो हम उसको पीठ पे शाबाशी देकर उसको उसका उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट, संचार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। संचार सूचनाओं को एक तरफा आदान प्रदान करने का और किसी से बोलना अथवा लिखना और उसे सूचना देने और उससे सूचना प्राप्त करने का उदाहरण। जैसे किसी को पढ़ना अथवा सुनना और सूचना प्राप्त करके उसके मुताबिक एक कोई रिजल्ट प्राप्त करना, कोई एक परिणाम पर पहुंचना, यह संचार का आदान प्रदान है। और फिर एक रिजल्ट, उसका एक आंसर प्राप्त करना, उसका सार है। जैसे जानकारी देना, कैसे दी जानकारी, किसी प्रेषक ने एक जानकारी दी, किसके माध्यम दी, कैसे दी, उसके आधार पे उसने मतलब किस तरीके से ये वर्क करा, कैसे करेगा। प्रेषक एक संदेश भेजता है जानकारी देने या पूछने के लिए। भेजने के सेकंड क्या, भेजने के साथ संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे शुरू हुई, किस माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सामने वाले को हमने एक सूचना व्यक्त करी, ठीक है, उसको किसी एक पर्टिकुलर संदेश को भेजा। फिर उसने क्या किया, उसने उस संदेश को पढ़ा, फिर उसको देखा, उसके बारे में एक जानकारी प्राप्त की, खुद उसको समझा, है ना। फिर संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया और प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को एक उत्तर, जो उसने पहले मतलब भेजा, कोई एक संदेश भेजा कि फलानी कंपनी में जॉब निकली है, या जो हमारे टेस्ट पेपर होने हैं वो नेक्स्ट मंथ होने हैं, तो उसने पहले उसको पढ़ा, फिर समझा, फिर उसके बारे में इंक्वायरी करी, जानकारी निकाली, सच है कि नहीं है, सारा कुछ पता किया, फिर उसको क्या फ़ोन या मेल या पत्र के माध्यम जानकारी भेजी। जो प्राप्त करता है उसको जानकारी प्रेषक के द्वारा जो भेजी गई, आंसर उसको उसका मिल गया, ठीक है। ये हो गया क्या, संचार का एक तत्व, मतलब संचार में इस प्रकार से वर्क किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, संचार के स्वरूप। संचार के स्वरूप अथवा दृष्टिकोण के लिए निश्चित तरीके के होते हैं। ये कभी कभी हमारे संचार में बोले गए प्रवक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हम कोई भी एक धारणा पहले से बना लेते हैं कि आपके टीचर जो नए आए हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, उनका व्यवहार मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, वो डांटते बहुत हैं। ये मतलब हमने एक स्वरूप बनाया, हमने एक अपनी धारणा अपने मन में बनाई कि सामने वाले जो टीचर आए हैं नए, किसी से हमने सुना था इसलिए कि वो डांटते हैं, मारते हैं, तो हमने ये पहले से अपने मन में एक निगेटिव उनके प्रति थिंकिंग बना ली। लेकिन क्या वाकई में वो स्ट्रिक्ट हैं? क्या वो वाकई में मतलब अननेसेसरी सबको डांटते हैं, या उनका व्यवहार सबके प्रति इसी तरीके का है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब तक हम सामने वाले से खुद उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से साझा नहीं होंगे, वो हम मतलब बातचीत नहीं करेंगे सामने, तो किसी के भी प्रति ये हम दृष्टिकोण अपना बना सकते हैं। या माँ बाप के लिए सोच लो कि हम लेट आए हैं कोचिंग से, ठीक, अब घर जाना है, लेकिन पहले से अपन मन में ये अपने बना रहे हैं कि हम घर जाएंगे तो पापा मुझे या मम्मी मुझे डांटेंगे। ये हमने अपने मन में एक प्रतिक्रिया बना ली मम्मी पापा के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम उनको बताएंगे कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया इसलिए लेट हुआ हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको डांटें। हो सकता है अच्छे से समझा दें, या हो सकता है नॉर्मल प्रतिक्रिया करें। यह एक दृष्टिकोण है हमारा, जो हम खुद सामने वाले के प्रति बना लेते हैं बिना जानकारी के, बिना किसी बात के, ठीक है। इसी प्रकार
जैसे पूर्व धारणा एक ये भी होती है कि हम किसी नई जगह जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, या नया एडमिशन है स्कूल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाने के पहले ही कुछ अपने मन में कहानियाँ बना लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सब हमारे द्वारा बनाई गई धारणाएं हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हमारे साथ वहाँ घटित हो, ठीक है। ये पूर्व धारणाएं रहती हैं, ये एक स्वरूप है कि जो मोस्टली हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं रहती ही हैं। अब नेक्स्ट क्या है, संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्या 8 प्रकार के होते हैं। कभी कभी हम इन बाधाओं से, इन परिस्थितियों से जो 8 मैं आपको समझाऊंगी, सभी गुजरते हैं। इसमें पहला है भाषा, दूसरा है दृश्य अनुभूति, तीसरा है पूर्वानुभव, चौथा है पूर्व धारणा, पांचवा है भावनाएं, छठवां पर्यावरण, सातवां व्यक्तिगत कारक, और लास्ट मतलब 8वां संस्कृति। भाषा, भाषा सभी को मालूम है, जो हम बोलते हैं, जिस लैंग्वेज हमारी है ना। गलत शब्दों, अपरिचित भाषा के उपयोग और विवरण की कमी के कारण भाषा उस संदेश में बाधक हो सकती है, संचार में बाधक हो सकती है जो हमें काम आसानी से करना है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को संचार करना चाहता है, कोई व्यक्ति संचार करना चाहता है, उदाहरण के लिए उसके लिए वह भाषा बाधक बन रही है। कैसे बन रही है, जैसे एक भारतीय केवल हिंदी जानता है और एक चाइनीज़ जानता है केवल, और उनको एक दूसरे से बात करना है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, संचार आदान प्रदान करना है, तो यह भाषा उसके लिए क्या हुई, बाधक बनी। क्योंकि जो हिंदी बोल रहा है वो कंटिन्यू हिंदी या इंग्लिश में अपनी बातों को बोलता जा रहा है, समझाता जा रहा है, लेकिन जो चाइनीज़ जानता है वो उसको कुछ भी आपकी बातों का समझ नहीं आया, उसको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आपने जो उसके लिए कंफर्टेबल थी वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करी। स्वाभाविक है। टीचर जब क्लास में भी समझाते हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है, कुछ को नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश में यदि किसी चैप्टर को रीड कर दिया जाए, पढ़ दिया जाए, और उसको हिंदी में यदि एक्सप्लेन नहीं किया, आपको नहीं समझाया, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत ही शायद समझ आएगा, बाकी सारा कुछ ऊपर से निकल जाएगा कि यार हिंदी में तो समझाया ही नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। संस्कृत भी बहुत टफ लैंग्वेज हो जाती है, सभी को नहीं आती है, लेकिन हिंदी एक लैंग्वेज ऐसी है जो सबको आती है। लेकिन अगर कोई चाइनीज़ या दूसरे देश का बंदा है, व्यक्ति है, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें भाषा में सरल लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। दृश्य अनुभूति, दृश्य अनुभूति हमारे मस्तिष्क की वह योग्यता है जिसमें किसी बातों का, चीज़ों का अर्थ निकालना हम अपनी आँखों से देखते हैं और किसी बात का एक अपने मन में धारणा बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अधूरे बनाए गए चित्र, चित्रों में कैसे, जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक तितली हमने, ठीक है, और एक फूल, तितली और फूल, एक चित्र बनाए, ओनली उसमें इमेज है कि फूल है और तितली है, तो वो हम कुछ भी अपन बना सकते हैं धारणा, क्योंकि ये हमारे आँखों में जो हमें दिख रहा है ना, वही देखेंगे। हो सकता है वो उड़ के चली जाए, हो सकता है बैठी रहे, हो सकता है रस ले। दृश्य अनुभूति है ना, ये हमारी आंखों के द्वारा जो हमने देखा, हमारे मस्तिष्क में जो इसके प्रतिक्रियाकलाप, सूचना जो भी गई, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी एक धारणा बना ली। नेक्स्ट पूर्व अनुभव, हमारे पिछले अनुभव है ना, पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमें समझने और स्पष्ट रूप से आगे के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक दुकानदार के पास हम गए थे लास्ट टाइम, ठीक है, ये पूर्व अनुभव है कि लास्ट टाइम गए थे तो उसने मुझे वो सामान महंगा दिया था और अच्छा भी नहीं निकला, इसलिए मैं इस बार उसके पास नहीं जाऊंगा, किसी नेक्स्ट शॉप पे जाऊंगा, नेक्स्ट दुकान पर जाऊंगा और अच्छा सामान खरीदूंगी। ये हमारा पूर्व अनुभव है,
ठीक है। और अगर हो सकता था कि आप सोचो हाँ उसके यहाँ गए थे तो उसने उस शॉप वाले से वो कम दिया था और अच्छा भी था सामान, ये मेरा अनुभव है, आप वहीं जाना, अच्छा सामान मिलता है। ठीक है, ऐसा हम मोस्टली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, वहाँ जाना यार अच्छी बुक मिल रही है और कम में भी दे रहे हैं, वहाँ जाना वहाँ ऑफर चल रहे हैं, ये तो कम में मतलब कम पैसे नहीं करता है शॉप वाला, ये मेरा अनुभव है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार सभी से मतलब शेयर करते हैं, ये अनुभव है। या ये भी हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम मेरे अंक गणित में कम आए थे, मैं फेल हो गया यार, तो इस बार मुझे अच्छी मेहनत करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए मैं फेल हो गया। ये हमारा अनुभव है, इसलिए हम आगे अच्छी मेहनत करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अनुभवों के आधार पर अच्छा कार्य करना, इसका सार्थक अर्थ यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, जो हम अपने मन में पहले से एक धारणा बना लेते हैं कि जैसे जो काम पहले से हुआ नहीं है लेकिन हमारे मन में एक उसके प्रति बात बन रही है, धारणा बन रही है कि मेरा यहाँ नया एडमिशन हुआ है, मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं क्लास में जाऊँगी तो क्या मुझे सब पसंद करेंगे, क्या मैं फलानी शादी में जाऊँगी तो क्या वहाँ मतलब रिलेटिव्स के बीच में कंफर्टेबल हो पाऊँगी क्या, ये हमारी पूर्व धारणा है। ज़रूरी नहीं हो सकता है वहाँ बहुत मिलनसार लोग हों, हो सकता है बहुत फ्रेंडली लोग हों और आपको सब पसंद करें, लेकिन आपके मन में भावना है कि आपने धारणा बना रखी है कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट भावनाएं, फीलिंग्स। हमारी भावनाएं और भाव जैसे ही रुचि की कमी अथवा अन्य लोगों पर भरोसा ना करना संचार को प्रभावित करता है। किसी भी व्यवसाय को करने या सामने वाले को किसी अपनी क्रियाओं से अपने भावनाओं से व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। उसकी भावनाओं पे काबू पाना, मतलब काबू इन द सेंस एक दूसरे के इमोशंस मिलना, विचार मिलना, ये भावनाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे को मना नहीं करेगा, ये हमें मालूम है क्योंकि हमारी भावनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। आसपास के लोग, जैसे आसपास बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, बहुत हल्ला हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है या हॉर्न बज रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह पर हैं तो किसी मित्र से बात कर रहे हैं या ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह में मित्र से या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो क्या नाम वो क्या बोल रहे हैं हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं, ये पर्यावरण के अंतर्गत आ रहा है कि हम अपनी भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त कर ही नहीं पा रहे हैं, उसमें दिक्कत महसूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर्स। व्यक्तिगत कारकों में आपसी भावनाएं, आदतें और सोचने की सारे तरीके शामिल होते हैं, किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डर आत्मविश्वास में कभी संचार को मुश्किल बना देता है। जैसे हमारा डर है कि हम एक व्यवसाय खोलेंगे, ये शॉप खोलेंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, ये हमारा क्या है, एक व्यक्तिगत कारक है जो हमारी उस व्यवसाय को, हमारे है ना बिजनेस को पहले से ही लॉस में डाल सकता है, इसलिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृति, कल्चर। संस्कृति, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हमारे आसपास अलग अलग लोग, जाति के, धर्म के, वेशभूषा के, खान पान के, हर प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, जिससे एक संस्कृति बनती है। किसी को अनूठा दिखना पसंद है, मतलब अलग दिखना पसंद है, किसी को अच्छा खाना पसंद होता है, किसी को अच्छा दिखना, रहन सहन, सभी के भाव अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी मानसिक स्थिति एक सी हो। संस्कृति के अकॉर्डिंग सब अपना पहनावा भी अलग रखते हैं, खान पान भी अलग रखते हैं, ये भी संचार को प्रभावित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार तभी संभव है जब हम व्यवहारिक संचार कौशलों के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। ठीक है, मतलब एक अच्छा प्रवक्ता या अच्छा संचार कौशल व्यक्ति बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर गुण, स्पष्ट,
कि जो स्पष्ट होना चाहिए, हम स्पष्टवादी होना चाहिए। आप जो भी कहना चाहते हैं सामने वाले को उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आना चाहिए। संक्षिप्त शब्दों का उचित प्रयोग करके केवल उन्हीं आवश्यक बातों को शामिल करना चाहिए ताकि सामने वाले को समझना आसान हो सके। यथार्थपूर्ण होना चाहिए। यथार्थपूर्ण मतलब यथार्थपूर्ण शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करके जिनका कुछ अर्थ निकलता है, जिससे सामने वाले को आपकी बातों को आसानी से समझ सके। ठीक, करेक्ट। सही वर्तनी और भाषा का, व्याकरण का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाला आसानी से आपकी जो भी आप व्यक्त करना चाह रहे हैं भावनाओं को आसानी से उसको समझ में आ सके। सुसंगत, आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए और मुख्य विषयों पे संबंधित होना चाहिए। मतलब जिस चैप्टर पे हम बोल रहे हैं उसी के इर्द गिर्द आपकी बातें होना चाहिए, उसी से संबंधित आपके उदाहरण होना चाहिए। सारी चीज़ उसी पे डिपेंड करती है। नहीं तो अगर हमने जैसे एग्जाम्पल के लिए पनीर की रेसिपी स्टार्ट करी और ले जाके उसको आलू पराठे पे ख़त्म कर दिया तो पनीर कभी नहीं बनेगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैथ्स में हम टेबल सिखा रहे हैं किसी को, टेबल सामने वाले बच्चे को सुना रहे हैं, टेबल सुनाते सुनाते अगर उसको उससे अलग कुछ सिखाने लगेंगे वो टेबल कभी नहीं सीख पाएगा। इस टाइप से इसलिए सुसंगत होना चाहिए। जो हम जिस चैप्टर जिस विषय पे बोल रहे हैं उसी के बारे में आसानी से समझा सकें चाह रहे हैं उसमें वो होना चाहिए। मैं आपको संचार समझा रही हूँ, संचार समझाते समझाते दूसरा कोई चैप्टर निकाल लूँगी, इसी से रिलेटिव उदाहरण दूंगी, आप आसानी से समझ लेंगे। लेकिन मैं अगर दूसरा कुछ आपको इसमें समझाने लगूंगी इससे हट के तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, पूर्ण नहीं कहलाएगा। शिष्ट, सम्मानजनक, मित्रवत और ईमानदार रहना चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, व्यावहारिक रहना चाहिए। यह आते हैं संचार के अंतर्गत। अब आज हमने समझा संचार क्या है, इसके तत्व, प्रभावित करने वाले कारक और इफेक्टिव प्रभावी संचार। अब नेक्स्ट वीडियो में सत्र 2 इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है मौखिक संचार वो पढ़ाऊंगी आपको। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।